बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एएसएफ की सेकंड फेज़ के वाले से हमने ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। मैथ को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। जो मैथमेटिक्स का हमारे पास अरिथमेटिक मीन का टॉपिक हो गया था, परसेंटेज का टॉपिक भी हो गया था। टोटल हमारे पास 4 ही टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसके बाद अलजेब्रा। ठीक है, तो आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को करेंगे। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, जो एडी एएसएफ के पेपर्स में खास तौर पे आए हुए हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो हमने पास पेपर्स में लिए हैं, जो जस्ट एएसएफ के पेपर्स में से लिए हुए हैं। और उसके बाद नीचे इसका टॉपिक है जो हमने डिटेल से पढ़ना है। तो पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले से, उसके बाद फिर इसके हम पास पेपर्स करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ गया जी लेक्चर नंबर 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। इसको पढ़ेंगे और इसके बाद नीचे आपके पास 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपका मुख्तलिफ पेपर्स में से लिया हुआ है। ऊपर जो आपको बताए हैं मैंने वो जस्ट आपके एएसएफ के पेपरों में से मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे। ये जो पास पेपर नीचे लिखे हुए 100 हैं, ये आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ सीटों में जो आपके एफपीएससी में आए हुए हैं, ये सारे वो ये क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं जी, आप आज हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमने पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा टॉपिक होता है। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होती। जस्ट इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो की आपके जो डेफिनेशन होती है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। रेशो की क्वेश्चन जो डेफिनेशन होती है उसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है जी, रेशो इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो ये सेम काइंड पे क्वेश्चन बनता है। जो रेशो होती है वो आपने एक जैसी मिकदारों के दरमियान मुआवजना करना होता है। दो मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान आप मुआवजना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो है जी, हम दो दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुआवजना कर देते हैं। हम कहते हैं जी जो है, जो अली अली बड़ा है कि किताब। ठीक है, या जो हम एक आमतौर पे पहली भी ये होती है जी, अकल बड़ी है कि भैंस। अब अकल और भैंस के दरमियान किसी किस्म का कोई मुआवजना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरीके से जब दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुआवजना करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं जनाब कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, कौन सी बात मीन के दो चीज़ एक जैसी चीज़ों के दरमियान जब आप मुआवजना करते हैं तो तब आप उनमें से इन्फीरियर और जो है एक्सटीरियर की हम जो है ना, जो सुपीरियर का उसमें क्या जी को फैसला कर सकते हैं। तो सेम काइंड का आपके पास जो ना अब आता है जी क्वेश्चन के, जो आपके पास रेशो होती है, हम जो कंपैरिजन है दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान हम कर सकते हैं। आगे जी, The ratio formula for two numbers are a and b is expressed as a ratio b और a बटा b। मीन के दो नंबर्स के दरमियान जब आपने रेशियो निकालनी होती है, हम उसको a रेशियो b ऐसे, ये जो ऊपर नीचे दो आपके पास डॉट लगे होते हैं उसके रेशियो की निशानी कहते हैं। ठीक है जी, ये रेशियो का साइन होता है और इसको हम ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बटा। इसका मतलब बटा होता है, मीन के a रेशियो b जो लिखा होता है, तो हमने जो पहली रकम लिखी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और दूसरी को नीचे लिखते हैं, a बटा b कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके पास कोई रेशियो आएगा, जैसे लिखा हो 3:4, तो हम इसको क्या करेंगे, 3/4 कहेंगे। हम इसको 4/3 नहीं करेंगे। जो पहली रकम होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो दूसरी रकम होती है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि क्या इस बच्चे को पता है कि पहली को ऊपर लिखते हैं, दूसरी को नीचे लिखते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है जी, जो रेशो में आपके पास जो पहली रकम होती है ना, जैसे लिखा हुआ है a रेशो b। ठीक है, तो पहली आपके पास को एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि रेशो में जो पहली रकम होती है उसको क्या कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें इसके हवाले से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हवाले से आपने याद करना है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंट किसी भी चीज़ के एंड पे आते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा ना कि जो जो लड़ाई होती है उसका मज़ा बाद में आता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में भुगतने पड़ते हैं। किसी के साथ बदतमीजी के या जो भी आप करते हैं, कोई किसी के साथ करते हैं, ज्यादती करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं। तो बाद में आने वाली चीज़ को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो a रेशो b में जो बाद में आती है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, पहले को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। उसके बाद ये आपके पास ये इसकी डेफिनेशन को कुछ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट करते हैं जी इसके टॉपिक्स में आपके पास ये 8 किस्म के टॉपिक्स होते हैं रेशो के हवाले से। तो 8 के 8 ही हम पढ़ लेते हैं इसको बारी बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होता है जी सिंपल रेशो कैलकुलेशन। सिंपल रेशो कैलकुलेशन में क्या होता है, आपके पास कहता है जी a रेशो b ये दिया हुआ है और 4:5 है। a रेशो b जो है वो आपके पास है 4:5। ठीक है, और b आपके पास 15 है। कहता है जी b आपके पास 15 है, बताएं इसमें a क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे आपने क्या याद करनी है चीज़, एक बात आपने याद करनी है, ये जो आपका रेशो होती है ना जी, ये जो आपका रेशो होती है, ये रेशो होती है, रेशो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई चीज़ होती है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। ये बात पहले से क्लियर कर लें। अगर ये बात आपको क्लियर होगी तो सारे का सारा टॉपिक आपका आसान हो जाएगा। अगर यही बात आपकी क्लियर ना हुई तो आपका टॉपिक 1% भी समझ नहीं आ सकती। क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली जो है ना,
अली के पास है 500 रुपया, अली के पास है 500 रुपया, और अहमद है ना जी, अहमद के पास आपके पास है 2000 रुपये। अली के पास 500 रुपया है, अहमद के पास 2000 रुपये हैं। हम कहते हैं कि इन दोनों के पैसों की रेशो क्या है, दोनों के पैसों की रेशो क्या है। तो रेशो क्या वो हो रहा है, अहमद के पास जो है अली से 4 गुना ज्यादा पैसे हैं। ये रेशो बन रही है ना। ये है कि हम क्या इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बताते, बल्कि क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी जो अहमद है उसके पास अली से 4 गुना ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, अब उसको कैसे करते हैं, ये 2 साथ काट के 5 एक बार 5, 5 4 बार 20, तो आपके पास आंसर आ गया 1 और 4। तो इसको हम क्या कहते हैं, अली और अहमद में जो रेशो है वो 1:4 की है, 1:4 की है। ठीक है, अब देखें जब मैं कहता हूं कि अली और अहमद के दरमियान जो रेशो है वो 1:4 है, 1:4 है, 1:4 है, तो ये 1:4 का मतलब ये नहीं होता कि अली के पास 1 रुपया है और अहमद के पास 4 रुपए हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो असल वैल्यू है वो कुछ और है, ये उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिखी हुई है कि अगर अली के पास 1 रुपया होगा तो अहमद के पास 4 रुपये होंगे, अगर अली के पास 1000 होगा तो अहमद के पास 4000 होंगे, अगर अली के पास 500 रुपये होंगे तो अहमद के पास 2000 होंगे। मीन्स के हमने क्या करना है, जो भी अहमद की वैल्यू होगी उसको अली की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। अली की वैल्यू जो अहमद की वैल्यू होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अली की वैल्यू निकल आया करेगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी जो नंबर लिखा होता है, जो भी रेशो होती है ना, आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1:4 हमारी निकली थी। असल हमारे पास जो वैल्यू थी ये हमारे पास 500 और 2000 थी। ठीक है जी, असल हमारे पास वैल्यू 500 और 2000 थी। अली के पास 500 रुपए थे, अहमद के पास 2000 रुपए थे। इनकी रेशो हमने निकाली 1:4। अब इनके दरमियान में क्या चीज थी, इनके दरमियान में थी 500 रुपया, 500 रुपया जो हमने इनमें से काटा हुआ है। एक को 500 से मल्टीप्लाई करें 500 आ गया, 4 को 500 से मल्टीप्लाई करें 2000 आ गया। मीन के रेशो में जब आप रेशो निकालते हैं तो रेशो से असल वैल्यू निकालने के लिए दरमियान में कोई कॉमन नंबर होता है जो दोनों से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें असल नंबर की तरफ ले जाता है। जैसे ये इस केस में हमारे पास जो नंबर है वो 500 है। ठीक है जी, हम एक को 500 से मल्टीप्लाई करें 500 आ गया, 4 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। तो ये हमारी असल वैल्यूज थी। ठीक है, तो ये जो आपके पास रेशो लिखी होती है, रेशो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ओरिजिनल नंबर्स की। ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हमें उनके साथ कोई ना कोई कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपके पास लिखा हुआ जी A:B जो है वो आपके पास है 4:5। ठीक है, अब A:B जो 4:5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि A की बराबर 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे A की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कुछ और होगी। ये इन दोनों की आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब वो कहता है जी इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो 4:5 है, लेकिन B जो है ना, B की असल वैल्यू वो कहता है 15 है। B की असल वैल्यू क्या है जी, 15 है। अगर B की असल वैल्यू 15 है, ये असल वैल्यू B की उसने खुद बता दी है 15। अब ये तो दरमियान में एक नंबर था ना, जो हमारा गायब नंबर था, वो हमने निकालना था। अब देखें 5 से 15 कैसे आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो काम हमने एक नंबर से करना होता है वही काम हमने दूसरे से भी करना होता है सेम। तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। इसका मतलब है अगर B आपके पास 15 है तो A आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका लगाया है ये पॉइंट समझाने के लिए। अगर आपको ये पॉइंट की समझ आ गई तो फिर आपके सारे का सारा रेशो का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला कहता है जी X:Y जो है वो बराबर आपके पास है 7:8 के, 7:8 के आपके पास बराबर है। और कहता है जी Y बराबर है 24, Y आपके पास 24 है। आप देखें जो ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। इनका ओरिजिनल नंबर कितने थे, इनके ओरिजिनल नंबर हमने क्या निकालने हैं। अब Y को कहता है वो 24 है, Y को कहता है 24। हमें पता है कि जो हमने रेशो से जब ओरिजिनल नंबर निकालते हैं तो दरमियान में किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें 8 से 24 कैसे आ रहा है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाता है। ठीक है, अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है। इसका मतलब है जो काम मैंने इधर किया वही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 आ जाएगा। इसका मतलब है X और Y के असल वैल्यूज हमारे पास 21 और 24 थी और इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो 7 और 8 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास जो X की वैल्यू आ जाएगी वो 21 आ जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट जितनी भी टाइप्स होंगी उनमें से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता जाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपने खुद इसमें करना है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या रेशो विद कांस्टेंट एडिशन। अब रेशो विद कांस्टेंट एडिशन ये क्या होता है, लिखा था जी द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3। दो नंबर्स हैं, कोई भी हमें नहीं पता वो कौन से हैं, लेकिन उनके दरमियान रेशो जो है वो 2:3 है। इफ 4 इज एडिड टू बोथ नंबर्स, कहता है जो 4 है ना ये दोनों में हमने ऐड किया तो रेशो बन जाती है 4:5। पहले रेशो 2:3 थी, अब रेशो बन गया 4:5।
ठीक है, हमने 4 को ऐड किया, कहता है ओरिजिनल नंबर बताएं क्या होंगे, ओरिजिनल नंबर्स बताएं क्या होंगे। अब देखें जी, हमारे पास जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने क्या करना होता है, हमारे पास ये कहता है जी 2 नंबर तो मेरे पास 2:3 है, उनकी रेशो तो मेरे पास 2:3 है, असल नंबर मेरे पास क्या होंगे, असल नंबर मेरे पास 2:3 जो है, इसमें असल नंबर मेरे पास होंगे 2 के साथ भी किसी नंबर के साथ मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 में को भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। वो जो नंबर होता है वो हमेशा हम एक्स रखते हैं, तो मेरे पास जो ये 2:3 का जो असल नंबर हैं वो मेरे पास बन के 2x और 3x। ठीक है, ये x दरमियान में एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के साथ हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2x और 3x आ गए। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे जो असल नंबर है वो मेरे पास 2x और 3x है, 2x और 3x है। कहता है इन दोनों में आप 4 ऐड कर दें, अगर 2x में मैं 4 ऐड करूंगा मेरे पास बन जाएगा 2x जमा 4, और 3x में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3x जमा 4। ठीक है, दोनों में 4 4 ऐड कर दिया। कहता है इन दोनों के दरमियान 4 को जब ऐड करोगे तो फिर इनकी जब रेशो निकालोगे तो वो रेशो आपके पास बन जाएगी 4:5, वो आपके पास रेशो क्या बन जाएगी, 4:5 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, 2x जमा 4 ये बटा आ गया 3x जमा 4 का, आपको पता रेशो को बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर आपके पास आएगा 4/5। जब इस तरह की आपके पास बन जाएगी तो फिर हमने क्या करना था, जब दोनों तरफ आपके पास बटे लिखे होते हैं तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, इसको ज़रब चिल्ले पाई भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, इस क्या करना होता है, जो इस वैल्यू का नीचे वाला होता है ना डिनोमिनेटर, उसको हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना होता है, और जो राइट साइड वाला जो नीचे वाला होता है उसको हमने लेफ्ट साइड वाली ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2x जमा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला होगा वो उधर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x जमा 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 2 बार 10x जमा 5 4 बार 20। आपको पता है जब किसी नंबर को किसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो ब्रैकेट के हर नंबर के साथ आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर आएगा 4 3 बार 12x जमा 4 4 बार 16। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब एक और बात ये भी आपने क्लियर करनी है कि जो नंबर होता है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर बाहर यहाँ पे आपके पास x लिखा तो x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना था, ठीक, x ज़रब x स्क्वायर हो जाना था। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर के साथ x साथ वैसे के वैसे आता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाले एक साइड पे कर लेंगे, x के बगैर एक साइड पे कर लेंगे। ये जो छोटा होता है उसको हमने मूव करवाना होता है, ये 10x उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके हो जाएगा 12x माइनस 10x, और ये जो आपके पास 20 इधर बढ़ा है वैसे का वैसे रहेगा, जो 16 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -16 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास 20 में से 16 निकालने आपके पास आपका 4 आ गया, और 12 में से 10x निकालने आपके पास आएगा 2x। अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 बार 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर x की वैल्यू आ गया आपके पास 2, x की वैल्यू आपके पास क्या की 2। तो वो जो नंबर मैंने एक लिया था अपने पास से, x मैंने रखा था ओरिजिनल नंबर के साथ लगाया था, वो मेरे पास आया है 2, वो मेरे पास क्या आया जी 2 आया। अगर वो x मेरे पास 2 है, ये जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर थे मैंने रखे थे 2x और 3x, x की वैल्यू मैंने निकाल ली है 2, तो x की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 2 बार 4 आ गया और 3 2 बार 6 आ गया। तो असल मेरे पास जो नंबर थे वो 4 और 6 थे, तो वही उसने पूछा हुआ है ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो हमने एक बात हमने क्या सीखी यहाँ से, जो भी नंबर हमें दिए होते हैं वो रेशो दी होती है 2:3 थी, इसके असल नंबर मेरे पास 2x और 3x हैं। वो जो x कोई एक नंबर है ना जी, वो नंबर मैंने निकालना है जिसके साथ मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने अहमद और अली की आपको एग्जांपल दी थी, अहमद और अली में रेशो आपके पास 1:4 है, लेकिन इसका जो इनके दरमियान जो नंबर है ना जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास 500 था। ठीक है जी, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 500, इसको 500 से मल्टीप्लाई किया 2000 आ गया, तो हमारे पास असल वैल्यू 500 और 2000 आ गई थी। तो ये दरमियान जो नंबर होता है यही हमने निकालना होता है हर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, रेशो इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में रेशो कैसे निकालते हैं। अ मिक्सचर इज कंटेन्ड अल्कोहल शुगर एंड वाटर। अब देखें इसको लिखते हैं अल्कोहल शुगर और वाटर, इनकी रेशियो है जी 2:3:5। ठीक है जी, इफ द मिक्सचर कंटेन 20 लीटर्स ऑफ अल्कोहल। अब कहता है जी अल्कोहल जो है वो 20 लीटर है। अब देखें ये आपके पास थी इनकी रेशो, असल नंबर क्या था वो हमने ऐसे निकालना था, एक उसने दे दिया है अल्कोहल का असल नंबर, अब उसने 20 दे दिया है। अब अल्कोहल का 20 उसने असल नंबर दे दिया है, इसका मतलब है कि ये दूसरे जो है उसके हम ऑटोमेटिक निकल आएंगे। अब अल्कोहल की रेशो से असल नंबर कैसे निकल रहा है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो फिर शुगर को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 30 हो जाएगी, और वाटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा जी 50 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या कहता जी हाउ मच वाटर इट कंटेन्स, तो अब वाटर आपके पास कितना 50 लीटर आ गया। ठीक है, तो जब एक नंबर का वो क्लू आपको देता है तो वहां से आपने वो दरमियान वाला नंबर निकालना होता है जिसके साथ आपने तमाम रेशोज को मल्टीप्लाई करना होता है, तो वहां से आपने वो उसका आपने ओरिजिनल नंबर आपने निकाल लेना होता है। ये आपके पास है असल क्वेश्चन था जी। ठीक है जी,
अगली टाइप आपके पास कौन सी है जी? रेशियो इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में कौन सी रेशियो होती है? द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:5। अब आपके पास बॉयज हैं और आपके पास गर्ल्स हैं। बॉयज आपके पास 3, रेशियो उसकी बाकी 5, ठीक है जी। इफ देर आर 120 बॉयज, अब बॉयज कहता है 120 है। अब देखें रेशियो आपके पास 3 और 5 थी, असल वैल्यू जो बॉयज की है वो 120 निकल आई है। गर्ल्स की असल वो पूछ रहे हैं आपसे, तो ये बॉयज की 120 कैसे आई है? 40 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गर्ल्स आपके पास 200 आ जाएंगी। तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं रेशियो के। इक्विवेलेंट रेशियोज। अब इक्विवेलेंट रेशियोज आपके पास कैसी होती हैं? फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:7 व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 20। फिर वही बात आ गई, आपके पास आ गया जी 5:7। कहते हैं जो असल पहली रकम है ना, फर्स्ट टर्म आपके पास 20 है, तो 20 कैसे आ जाएगी? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 20 आएगी ना। तो इसी तरीके 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 बार 28 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 20 रेशियो आपके पास आ गई 28, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? 20/28 करेंगे। हम इसको काट लेंगे, तो ताकि रेशियो हमेशा वो होती है जिसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। रेशियो को हमने जब तक ये काटी जा रही होती है तब तक उसको हमने छोड़ना नहीं होता। हम इसको करेंगे 4 5 बार 20 और 4 7 बार 28, तो 5:7 आपके पास आ जाएगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिडल वाला जो नंबर होता है असल आपके वही काम है, बार बार आप वही कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर वो आपको पहली बात समझ आ गई है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। रेशियो एंड शेयरिंग क्या कहता है जी? डिवाइड 1500 बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और आपके पास आ गया सी, ठीक है। इसकी रेशियो है 2 3 और 5, ठीक है। हमने क्या कहता है? कहता है 1500 के इनके दरमियान आपने डिवाइड करना है। अब हमें ये तो उनकी रेशियो है, असल नंबर का हमें नहीं पता है कि इनके असल हिस्सा कितना कितना आता है। अब हमें क्लू भी कोई नहीं दे रहा, उसने किसी एक का हिस्सा में दिया भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? अपने पास से एक्स रखेंगे। ए का असल हिस्सा मेरे पास 2x आ गया, बी का असल हिस्सा मेरे पास 3x आ गया और सी का असल हिस्सा मेरे पास 5x आ गया, ठीक है। अब एक उसने क्लू दिया हुआ है, इन तमाम के हिस्सों का जो मजमू है ना, जो सारे सब की रकम का जमा है वो 1500 है। मीन के इन सब को अगर मैं जमा करूं तो मेरे पास आंसर आता है 1500, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10x मेरे पास आ गया जी 1500, ठीक है। और x मेरे पास बराबर आ गया जी 1500 बटा मेरे पास आ गया 10, तो 1 0 0 से काटेगा तो आंसर आ गया 150। अब ये x ही मैंने निकालना था, तो मेरे पास x आ गया 150 आ गया। तो भी इसका क्या मतलब आ गया जी? इसको 150 से मल्टीप्लाई करो, इसको 300 आ गया। इसको 150 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 450 आ गया। इसको 150 से मल्टीप्लाई करूंगा इसका 750 आ जाएगा। तो इन तमाम के हिस्से मेरे पास निकल आए, ठीक है। इस तरीके से आपने इनके हिस्से भी जो होते हैं वो भी हमने निकालने होते हैं। जब हिस्सा करने होते हैं तो तमाम के नंबर्स को मजमुआ होता है, वो आपके पास टोटल अमाउंट होती है, उसको फिर हमने उसकी रेशो के मुताबिक हमने क्या करना होता है? इनको इनके अंदर डिवाइड करना होता है। ये आपके पास थी रेशो की टाइप्स थी, ये मुझे उम्मीद है कि आपको आगे होंगी। अब हम करते हैं प्रोपोर्शन, उसके बाद फिर हम इसके पास्ट पेपर्स करेंगे, तो आपको सारी ये चीज़ें समझ आ जाएगी। ये जो हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं ये आपके पास्ट पेपर में कैसे कैसे वो इसको यूज़ करता है, ठीक है जी। आगे आगे आपके पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या जी? प्रोपोर्शन क्या जी? दो रेशोज को जब आप आपस में आप देखें ना, दो नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं तो वो रेशो कहलाती है। अब जो दो रेशोज को कंपेयर करेंगे तो वो आपकी प्रोपोर्शन कहलाएगी। दो रेशोज को जब आपस में इक्विवेलेंट साइन के साथ आप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन या स्टेटमेंट दैट शोज टू रेशोज आर इक्वल। दो रेशोज को जब आपस में इक्वल करते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है जी। अब प्रोपोर्शन के बारे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा जी जो है इसका जो है ना जी, ये भी इसकी जो ये जनरल एक्सप्रेशन है, यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। कहता है जी A/B। अब ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, इसको उर्दू में तनासब कहते हैं। C/D, ठीक है। और नीचे अगर ये हो तो नीचे उसने ऑप्शन दिए होते हैं जी AC बराबर है जी BD के, AB बराबर है जी BC के, AB बराबर है जी CD के और नन ऑफ दीज, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या करना होता है? इसको जस्ट आपने ये यूं देखें, हमें पता है ये जो रेशो होता है इसका मतलब होता है A/B, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब होता है बराबर, और C/D का मतलब होता है C/D, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे करनी होती है। ये जो नीचे वाला है ये उधर चला जाता है और ये वाला नीचे इधर चला आता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। A को D से मल्टीप्लाई करेंगे AD बराबर आपके पास B को C से मल्टीप्लाई करेंगे BC आ जाएगा, ठीक है। चाहे BC को पहले लिख लें AD को बाद में लिख लें, या AD को पहले लिख लें या BC को बाद लिख लें, या AD को DA लिख लें या BC को CB लिख लें, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया AD बराबर आ गया BC। तो ये इसके जनरल एक्सप्रेशन में से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको हम आमतौर पर जो पढ़ते हैं उसको तरफैन और वस्तैन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ये तरफैन जो साइडों वाले जो है ना जी एक्सटीरियर, उसको भी मल्टीपल आपस में कर रहे हैं AD, और दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC। तो ये इसको इस तरीके से भी याद करते हैं,
ठीक है। तो इसको हम तरफैन कहते हैं, दोनों तरफ वाली, और वस्तैन कहते हैं वस्त वाली, दोनों दरमियान वाली। ठीक है, तो दोनों साइडों वाली और दोनों दरमियान वाली आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो इसको इस तरीके से भी करते हैं। तो हमने चूंकि बार बार वही चीज़ हमने ये जो है ना ए बटा बी बराबर सी बटा डी वाली को हमने बार बार अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, इसलिए हम जो तरफैन और वस्तैन वाले की तरफ नहीं जाएंगे, हम इसी तरफ आएंगे, ये इधर ए डी बराबर आपके पास आ गया बी सी। ठीक है, हम इसको इस तरीके से याद करेंगे। ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन में से आपको क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आपके पास आता है जी थर्ड, फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इसमें से क्या होता है जी, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये आपके पास 4 इसकी टाइप्स होती हैं। अब थर्ड, फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन में क्या आपको होता है जी, थर्ड, फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है जी, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 वैल्यूज दी होती हैं, और मीन में भी 2 वैल्यूज दी होती हैं, और फोर्थ में आपके पास 3 वैल्यूज दी होती हैं। अब ये वैल्यूज कैसे होंगी, लिखा होता है जी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 6। 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। तो हमने क्या करना होता है, ये जो 4 लिखा होता है ना, 4 को फर्स्ट लिखें, आगे आप लिखेंगे 6 को फिर आप रिपीट करके एंड पे आप एक्स लगाएंगे। तो ये आपके पास प्रोपोर्शन का आप इसका जनरल एक्सप्रेशन बनाएंगे। 2 नंबर जब आपको दिए हुए होंगे 4 और 6, या जो कोई भी 2 नंबर दिए होंगे, हमने क्या करना है, पहले नंबर 4, आगे आपके पास 6 आ गया, फिर दूसरे को आपने रिपीट करके लिखना है और आगे आपने एक्स लिखना है। तो आपने प्रोपोर्शन पूरा मुकम्मल कर लिया। आपको पता है प्रोपोर्शन में एक रेशो इधर होती है, एक रेशो राइट साइड पे होती है, दरमियान में आपके पास प्रोपोर्शन होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपने इस तरीके से अपना प्रोपोर्शन मुकम्मल करना होता है। फिर हमने क्या करना, वही काम है, 4:6 का मतलब क्या जी, 4/6, और ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, और 6:x का मतलब होता है 6/x। एक्स उधर चला जाएगा 4x, और ये 6 उधर जाएगा, 6×6 = 36। ठीक है, और x की वैल्यू हमने निकालनी होती है, तो 36 बटा आपके पास 4 आ गया, 4×9 = 36। तो 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास क्या आता है, 9 आता है। 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। इस तरीके से आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है। आगे आपके पास आता है जी फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में उसने आपको 3 वैल्यूज दी होती हैं। तो 3 वैल्यू दी है ना, 4, 6 और 8। तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरतीब से लिखना है, 4:6 प्रोपोर्शन 8, और एंड पे आपने एक्स लगा देना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको आसान है याद करना। ठीक है, अब इसको फिर वही करें, 4/6 बराबर आपके पास आ गया 8/x। एक्स उधर चला जाएगा, 4x बन गया, 6 उधर जाएगा, 8 6/48 आ गया, और x बराबर आ गया 48/4, 4 12 48। ठीक है जी, तो आपके पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बन गया, 12 बन गया। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बन गया जी, 12 बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। कहता है फाइंड द मिडल प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन को कभी कभार मिडल भी वो कह देता है। ठीक है, एक ही बात होती है। मीन और मिडल में क्या फर्क है, इसमें भी 2 वैल्यूज दी होती हैं। इसमें आपने क्या करना है जी, मीन से आपने याद कर लेना है, आपका एक्स मीन में आएगा, दरमियान में आएगा। 2 और 8 दिया हुआ है ना, तो 2 के बाद भी एक्स, उसके बाद फिर एक्स, और एंड पे आप 8 ले जाएं। मीन के जब आपको मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो आप जो 2 नंबर आपको दिए होंगे, दोनों नंबर्स को आपने एंड पे लिख के दरमियान में आपने एक्स लिख देना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में बच्चे आपस में कंफ्यूज होते हैं। मीन थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है जी, एक्स आपका 30 ना आपके पास क्या आएगा जी, 4:6, और 6 दरमियान वाले को आपने क्या करना है जी, दूसरे नंबर को आपने क्या करना है जी, 2 दफा लिख के, तो एंड पे आपका एक्स आ जाएगा। लेकिन जो मीन प्रोपोर्शन है, मीन में आपने क्या करना है जी, आपने दरमियान में एक्स को लेके आना है। ठीक है जी, दरमियान में आपने एक्स को लेके आना है। तो अब आप क्या करेंगे जी, आप क्या आ जाएगा 2/x, उधर आपके पास आ जाएगा x/8, एक्स उधर चला जाएगा, 2 उधर जाएगा, 8 2 बार 16, और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए जजर लेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर के साथ काट के एक्स बन गया, और 16 का जजर आपके पास 4 होता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका मीन प्रोपोर्शन भी निकाल लेंगे। ये हो गया जी आपके पास मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। इसकी एग्जांपल्स भी होगी। आगे आपके पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की वो आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है बाजू का, और उनकी आपकी एग्जांपल्स भी पूछ लेता है वो। अब कहता है जी व्हेन वन क्वांटिटीज इंक्रीज द अदर इंक्रीजेज एट द सेम रेट। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जब एक चीज की मिकदार बढ़ने से उसी के ही कॉन्सिक्वेंट में दूसरी भी आपके पास इंक्रीज हो जाए, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 5 लोगों के लिए आपने खाना बनाया, आपके घर 5 मेहमान आए थे, उनके लिए आपने क्या किया जी, आपने 3 kg फॉर एग्जाम्पल मटन आपने पका लिया, मीट आपने पकाया 3 kg, 3 किलो आपने गोश्त पकाया 5 लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब वो जो मेहमान है वो हो गए हैं जी 10, वो मेहमान हो गए हैं 10। अब बताएं, अगर मेहमान आपके पास 10 हो गए हैं तो फिर अब आपको खाना कितना बनाना पड़ेगा, 3 किलो या 3 किलो से कम।
मेहमान बढ़ गए हैं तो फिर खाना भी फिर आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो अब देखें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ को ऑटोमेटिक आपको बढ़ाना पड़ गया। अब इनका जो रिलेशन खाना और मेहमानों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, मीन के एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास, चलो मेहमानों वाली ही कर लेते हैं। आपके पास मेहमान आए, ठीक है जी, मेहमान आपके पास आ गए जी। आपके पास है जी फॉर एग्जांपल जो टोटल आपके पास जो है जो मीट पड़ा हुआ है ना, मीट फॉर एग्जांपल आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है 10 केजी, फॉर एग्जांपल 10 केजी आपके पास घर में मीट पड़ा हुआ है। आपका जो स्टॉक है वो आपके पास पड़ा हुआ है 10 केजी का, आपने मीट घर में रखा हुआ है। और आपके पास आ गया जी 5 मेहमान, 5 गेस्ट आपके पास आ गए हैं। इस 10 केजी में से आपने 3 केजी बना लिया, ठीक है, पीछे आपके पास कितना रह गया, 7 केजी आपके पास पीछे रह गया। अगर ये मेहमान आपके पास आ जाते 10 आ जाते हैं, आपने उसमें से ज़्यादा पका लिया, ठीक है, तो फिर आपका स्टॉक कितना रह गया, 6 अगर निकल गया तो आपके पास रह गया 4। अब मेहमान और स्टॉक आपस में क्या जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने मेहमान ज़्यादा आएंगे उतना स्टॉक आपका कम होता जाएगा। अगर मेहमान कम आएंगे स्टॉक से आपका स्टॉक ज़्यादा बचा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना जी, ये स्टॉक और मेहमान आपस में क्या जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के दरमियान उलट है, ठीक है जी, रिश्ता जिनका तरह। लेकिन जो खाने और इसके दरमियान क्या इनका आ गया जी, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। ये डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन आपने बार बार पढ़ने हैं, इसको आपने याद कर लेना है। तो यहाँ से सिर्फ आपने ये देखें, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी रेट में ही बढ़ जाए, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी उसी रेट से कम हो जाए, तो हमारे पास ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। अब यहाँ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि वो ये एक तो बात याद कर लेते हैं, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो वो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, फिर कहते हैं ये आपके पास डायरेक्ट कैसे हो गया। भाई डायरेक्ट और इन्वर्स का बढ़ने या कम होने से ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट और इन्वर्स का आपके पास डायरेक्शन के साथ ताल्लुक है। एक चीज़ बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई, यह आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ कम हुई दूसरी भी कम हो गई, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्स तब बनता है अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो जाए, ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पे कम हो जाए वो इन्वर्स होता है। एक चीज़ कम होने से दूसरी बढ़ जाए फिर भी इन्वर्स है। मीन के दोनों की डायरेक्शन जब उलट हो जाएगी फिर वो इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, चाहे दोनों बढ़ रही हैं या चाहे दोनों कम हो रही हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा, वो आपके पास डायरेक्ट ही रहेगा, ठीक है जी। ये डायरेक्ट और इन्वर्स में आपके पास होगा जी। ये इनकी डेफिनेशन को अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इनका जो है ना जी, अब जो क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है जी, इफ 5 बुक्स कास्ट RS 750, हाउ मच विल इट 8 बुक्स कास्ट। अब देखें, जब आपके ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना जी, आपने हमेशा याद करना है, आपके पास जो क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे और एक ही क्वेश्चन में मुख्तलिफ चीज़ों को 2 दफ़ा रिपीट करेगा वो। ये बुक्स हैं, आगे फिर देखें बुक्स आ गई, ये RS कास्ट है, आगे फिर कास्ट आ गई। मीन के जो भी चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में आएंगी उनको वो 2 दफ़ा रिपीट करेगा, और जब 2 दफ़ा रिपीट करेगा उनमें से एक चीज़ को अंदर में से मिस कर देगा। जो चीज़ मिस करेगा वो आपने निकालनी होती है, वो जो स्किप करता है वो चीज़ हमने निकालनी होती है। जैसे देखें, और इसमें से आपने क्या करना है, आपने नंबर ढूंढने होते हैं। अब देखें, ये आपके पास नंबर 5 का नंबर आ गया, ये 750 का नंबर आ गया, ये 8 का नंबर आ गया, और हमें अगला नंबर हमने निकालना है। अब इसमें देखें, ये 5 नंबर किसके साथ है, बुक्स के साथ आया, हमने निकाल लिया जी, बुक्स आ गई। फिर आपके पास RS आ गया जी, नंबर किसके साथ है, RS के साथ, प्राइस के साथ आया, RS आपके पास आ गया। अब बुक्स पहले आपके पास 5 थी और RS आपके पास 450 था, प्राइस आपके पास 750 थी। आगे फिर बुक्स आपके पास 8 आ गई, ठीक है, और प्राइस हमें नहीं निकाली तो वो हमने X निकाल दिया, कर दिया। तो जब भी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले हमने ये चीज़ ये इंश्योर करनी होती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। जो चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं वो हमें पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हुई है, उसको हम सेपरेट लिख लें तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसमें इन्वॉल्व हुई है, बुक्स हुई है और प्राइस हुई है। बुक्स और आगे कास्ट वो आगे पूछ रहा है, ठीक है, तो इनमें से एक चीज़ को देगा एंड पे, एक चीज़ को नहीं देगा। आपके पास बुक्स आ गई और आपके पास प्राइस आ गई, ठीक है। बुक्स पहले आपके पास 5 है, अब इनकी प्राइस आपके पास 750 है। अब बुक्स आपके पास 8 हो गई हैं, प्राइस हमें नहीं पता कितनी है। जब यहाँ तक आप लिख लेंगे, फिर आपने क्या करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको X नज़र आएगा वहाँ से आपने तीर ऊपर को लगा देना। ये तीर क्या है अभी आपको बताता हूँ। जस्ट आपको तीर अगर लगाना आ गया, आगे प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन हो जाया करेंगे। जहाँ पे आपको X नज़र आए वहाँ पे आपने तीर लगा दिया। जब आपने तीर लगा दिया फिर आपने क्या करना है,
तीर आप जब आपने लगा देंगे एक्स से, जहाँ पे आपको नजर आएगा एक्स से स्टार्ट करके ऊपर को आपने तीर लगा दिया। अब ये जो अगली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू इसका आपने तीर लगाना है। अब ये तीर ऊपर को आएगा या नीचे को आएगा, ये हमने फैसला करना है। अगर ये और पूरी की पूरी प्रोपोर्शन में सिर्फ यही आपके पास क्वेश्चन होता है कि आपके पास तीर लगाना जब आपको आ जाता है दूसरी टर्म का, तो फिर हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब देखें, पहले तो आप ये जरा कर लें, बुक्स पहले मेरे पास 5 थी, अब मेरे पास हो गई हैं 8। इसका मतलब ये चीज़ मेरे पास इंक्रीज हुई है। बुक्स मेरे पास 5 थी, अब हो गई हैं 8। पहले 5 थी ऊपर, नीचे मेरे पास 8 हो गई हैं। ये प्लस का निशान यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि मीन ये चीज़ मेरे पास बढ़ गई है। पहले 5 थी, अब 8 हो गई हैं। अब मैं देखूंगा कि ये जो 5 से 8 हुई हैं, इनके कॉन्सिक्वेंस पे यहाँ पे क्या असर पड़ेगा। अब देखें, अगर 5 किताबों को मैं प्राइस देता हूँ 750, 5 किताबें खरीदने के लिए मुझे 750 रुपये देने पड़ते हैं, तो 8 किताबें खरीदने के लिए मुझे क्या 750 से कम पैसे देने पड़ेंगे कि ज़्यादा देने पड़ेंगे। सिर्फ आपने एक ही पॉइंट ये देखना होता है कि अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आए तो चीज़ बढ़ी है, अब यहाँ पे ऊपर से नीचे बढ़ेगी कि कम होगी, बस यही हमने देखना होता है। अब देखें, 5 किताबें खरीदने पे मैं 750 रुपये दे रहा हूँ, 8 किताबें खरीदने के लिए मुझे 750 से कम देने पड़ेंगे कि ज़्यादा देने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि किताबें ज़्यादा हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी मेरे पास नीचे प्लस ही होगा, मीन के 750 में ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ज़्यादा होगी ये कीमत। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम आई है। जब दोनों तरफ डायरेक्शन आपकी सेम आ जाए तो आपका तीर ऊपर को जाएगा, तीर आपका ऊपर को, मीन के जो तीर पहले आपने लगाया हुआ है उसी तरफ अब ये भी तीर जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन आपकी होगी सेम, दोनों डायरेक्शन आपकी सेम होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है। जब यहाँ तक आप आ जाते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। फिर आपने हर क्वेश्चन में क्या करना होता है, जहाँ पे तीर शुरू होता है उसको ऊपर लिखना है, x बटा 750 बराबर आपके पास आ गया, जहाँ से तीर शुरू हुआ है 8/5। मीन्स के जहाँ से तीर शुरू होता है वो आपका रेशो का पहली वैल्यू होती है, वो एंटीसीडेंट होता है, और जहाँ पे तीर खत्म होता है वो आपका कॉन्सिक्वेंट होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। जहां से तीर चलता है वही शुरुआत वाली चीज होती है ना, और एंड पे तो जहां पे जो टारगेट पे जाकर निशाना लगाना था वो तो कॉन्सिक्वेंट पे जाकर लगता है। ठीक है, तो हमने जहां से तीर शुरू हुआ एक्स से हमने हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। x बटा 750 बराबर आपके पास आ गया जी 8/5। ठीक है जी, जहां से तीर शुरू हुआ था उसको ऊपर, जहां तीर खत्म हुआ वो कॉन्सिक्वेंट नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है a/b में क्या कॉन्सिक्वेंट हमेशा नीचे आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारा उधर ले जाएंगे, तो 750 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर आ गया 8/5 ज़रब 750। ठीक है, चूंकि हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर भी लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये 750 उधर चला जाता है, 5 इधर ले भी आए, तो बाद में फिर हमें 5 उधर ही वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस जस्ट वैल्यू x की निकालनी है, इसलिए हम 5 को उधर ही रहने देते हैं, x इधर अकेला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, 5 एक बार 5 और 750 को 5 से काट दें, 5 एक बार 5, 3 बच गए, 2 बच गए, 25 5 5 बार 25 और 0 आपके पास वैसे के वैसे आ गया, तो आपके पास आएगा 150। 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से रिसीवर, 8 5 बार 40, 8 1 और 8 और 4 12 आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 1200। इसका मतलब है अब आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा, अब आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा, 8 किताबों के आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ना, इसको यूनिटरी मेथड से भी कुछ बच्चे करने की कोशिश करते हैं। यूनिटरी मेथड से कुछ क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होते, तो फिर जब आगे जाकर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है तो यूनिटरी मेथड जहाँ पे फेल होता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं यूनिटरी मेथड कभी भी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि यूनिटरी मेथड से सारे क्वेश्चन नहीं होते। ये जो हमारे पास तीर लगाने वाला होता है, इसमें से सारे कुल जहान के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये हम सिर्फ यही तरीका याद करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि 5 किताबें 750 की है ना, तो 750 को 5 पे डिवाइड कर दे तो एक किताब की कीमत निकले 150। ठीक है, तो उसको हम 8 किताबों पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, तो लेकिन यूनिटरी मेथड हर क्वेश्चन में आपका ये फायदा नहीं करता। आगे आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया। इनवर्स प्रोपोर्शन की आपकी एग्जांपल देखना जी, 6 वर्कर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज। अब 6 बंदे हैं, एक ये आपके पास वैल्यू आ गई, एक नंबर आपके पास ये आ गया। आगे देखें, फिर ये आपके पास नंबर आ गया 4 वर्कर, फिर आगे देखें जी आपके पास आ गया जी ये आ गया जी, आगे कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा।
अब नंबर्स देख लें, नंबर किसके साथ आए हैं जी, वर्कर के साथ आ गए। हम लिखेंगे यहाँ पे वर्कर, फिर हमारे पास के डेज के साथ आए हैं, यहाँ हम लिख लेंगे डेज। वर्कर हमारे पास कितने थे, 6 थे, डेज हमारे पास 10 थे, ठीक है। अब वर्कर हमारे पास रह गए 4, अगली लाइन में लिखने हैं क्योंकि अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया, ठीक है। अब हो गए 4 वर्कर शुरू हो गए। अब डेज उसने नेक्स्ट नहीं दिए, ठीक है जी। हमने डेज उसने क्या क्या दिया, हाउ मैनी डेज लिख दिया। डेज के साथ उसने अब क्या लिख दिया, हाउ मैनी डेज। तो हाउ मैनी का मतलब क्या था, हमने निकालना एक्स आ गया, जहां पे एक्स नजर आ जाए वहां पे अपने तीर ऊपर को लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वर्कर 6 से 4 आए हैं, ये माइनस हुए हैं, 6 से 4 नीचे की तरफ आए हैं ना, कम हुए हैं। अब ये इसी का हम कॉन्सिक्वेंस डेज पे देखेंगे। अगर 6 वर्कर थे वो 10 दिनों में काम करते थे, अगर 10 दिनों में काम मुकम्मल करना 6 वर्कर लगाने पड़ते थे। अब 6 वर्कर 10 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं, अगर वर्कर आपके पास 4 रह जाएं, अगर वर्कर 4 रह जाएं तो फिर वो काम आपका लेट हो जाता है, काम लटक जाएगा ना। वही काम जो 6 बंदे 10 दिनों में कर रहे थे, अब वो बंदे 4 रह गए हैं तो फिर काम आपका लटक जाएगा, ज़्यादा दिन लगेंगे। इसका मतलब है ये जो आपके पास 10 से ज़्यादा दिन लगेंगे, अब ये एक्स जो होगा ना ये 10 से ज़्यादा ही आएंगे, 10 से ज़्यादा ही यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब उलट काम हो गया, तो हमारा तीर नीचे को आ जाएगा, तीर आपका उल्टा आ जाएगा, इस तीर से इसके तीर की डायरेक्शन उलट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ तीर शुरू हुआ था x बटा 10 बराबर आपके पास आएगा, जहाँ तीर शुरू हुआ 6 से 6 बटा आपके पास आएगा 4, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 3 5 बार 15। तो अब आपको 15 दिन लगेंगे, अब आपके 15 दिन लगेंगे। इस तरीके से आप इसको काट के तो इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होता है जिनको काटना नहीं आ रहा होता, इनको काटना नहीं आ रहा होता। जैसे देखे ना, ये अभी हमने क्वेश्चन किया जी, हमने किया जी 6 बटा 10 हमने किया, ठीक है। और उधर हमने किया जी x बटा क्या किया था, x बटा यहाँ पे आपके पास था 4 था, ऐसे था, चलें जो भी था, ठीक है। हमने क्या करना था, ये 4 को उधर लेके गए हम, x बराबर हम आप क्या कर सकते हैं, 10 ज़रब 4 बटा 6 ऐसे इकट्ठा करके ना, ऊपर वाले को ऊपर के साथ नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करके फिर हम इसको एक एक करके भी काट सकते हैं, या ऊपर सबको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले के ऊपर तकसीम भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल भी आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको काटना नहीं आता तो। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया जी। उसके बाद आपके पास है कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब कंपाउंड में क्या होता है जी, आपके पास 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं इकट्ठी, क्या है जी। अब देखिए ये इसमें आ गया जी मैन, 5 मैन, बिल्ड अ वॉल 12 डेज और 6 आवर्स। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, मैन, डेज और आवर्स, ठीक है। ये आपके पास 3 चीजें इन्वॉल्व होगी। आप फिर देखें, हाउ मैनी मैन, फिर मैन आ गया, नीडी टू बिल्ड इट इन 8 डेज, फिर 8 आ गए, और आवर्स आपके पास आ गए 5। आपके पास चीजें कितनी आ गई जी, मैन, डेज और आवर्स। हम क्या लिखेंगे, मैन, डेज और आपके पास आ गए आवर्स, ठीक है जी। मैन आपके पास 5 है, डेज आपके पास 12 है, आवर्स आपके पास 6 हैं। अब फिर हाउ मैनी मैन, मैन के नीचे अब एक्स आ जाएगा, हाउ मैनी का मतलब होता है हमने निकालना है। अब डेज आपके पास 8 आ गए और आपके आवर्स आपके पास होंगे 5, ठीक है। अब हमने जहां पे आपको तीर एक्स नजर आया, वहां पे आपने तीर ऊपर को लगा दिया फटाफट, ये तीर आपके ऊपर को चला गया। अब हम करेंगे अब डेज की बारी। हमने डेज के वाले से देखें, डेज 12 से 8 रह गए हैं, इसका मतलब ये माइनस में गए हैं, कम हो गए हैं। अब डेज की वजह से एक्स पहले देखते हैं। हमने इन दोनों को, डेज और आवर्स को क्या करना है, बारी बारी एक्स के लिहाज से ही देखना है, क्योंकि हमने हमारा मकसद एक्स को निकालना है। अब डेज 12 से आपके 8 रह गए हैं। अब देखते हैं आपके पास जो मैन थे आपके पास 5 मैन, जो 5 मिस्त्री जो हैं वो काम करें तो आपके पास आंसर आता है 12 दिन में काम खत्म होगा। अब वही काम अब हमने 8 दिन में मुकम्मल करना है। अगर 12 दिन में काम मुकम्मल करें तो आपके पास 5 मिस्त्रियों की ज़रूरत होती है, आपको 5 इंसानों की, 5 बंदों की ज़रूरत होती है। अगर वही काम आपने 8 दिनों में ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे ना, जब जल्दी काम ख़त्म करेंगे तो आपको बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जब बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे इसका मतलब है ये बंदे आप 5 से ज़्यादा लगेंगे, ये प्लस की तरफ आएगा। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, उलट हो गया काम, तो इसका तीर तो हो गया उल्टा, इसका तीर तो आपके पास हो गया उल्टा, ठीक है। इसका तीर आपके पास उल्टा हो गया डेज वाला। अब डेज वाला काम खत्म, डेज को आप भूल जाएं। अब आवर्स की बात करते हैं। अब अगर 5 बंदे 6 घंटे काम करें, 5 बंदे 6 घंटे काम करें तो ये काम आपका मुकम्मल होता है। अगर वही बंदे 5 घंटे काम करना शुरू हो जाएं, जो अगर 6 घंटे काम करते हैं डेली बंदे, तो 5 दिन जो ना 5 बंदे काम मुकम्मल कर लेते हैं। अगर आप काम 5 घंटे करते हैं, अगर काम आप 5 घंटे करते हैं, आपका जो वर्क जो ड्यूरेशन है वो आपके पास 5 घंटे की रह जाती है।
इसका मतलब है फिर आपको बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब डेज तो आपके वही हैं, डेज तो चेंज नहीं करने। ठीक है जी, समझ आएगी। जब आप एक चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे हमने डेज को कंपेयर किया था, आवर्स को हमने भूल गए थे, आवर्स को भूल गए थे। अब जब आवर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो डेज को भूल जाना है। डेज को समझें कि आपके पास सेम है, डेज आपके ज़्यादा कम नहीं हो रहे। ठीक है, डेज को आपने ये नहीं कहना कि अभी आप कह रहे थे कि डेज अब आप 12 से 8 हो जाएंगे, अब आप कह रहे हैं डेज सेम रहने हैं। भाई जब आपने आवर को हम कंपेयर करना, डेज को भूल जाना है। ठीक है, अब 6 घंटे काम करें तो 5 बंदे काम मुकम्मल कर लेंगे। अगर 5 घंटे काम करेंगे, काम का ड्यूरेशन कम हो गया, टाइमिंग कम हो गया, फिर बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बंदे आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि इसकी वजह से आपके पास ये इसके जो ना जी, ये बंदे कम हो गए, ये सॉरी आवर्स कम हो गए, तो फिर आपके पास बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर आवर्स कम हो जाते हैं तो बंदे आपके पास से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब देखिए इनके दरमियान एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, इसका तीर भी आपको उल्टा आ जाएगा, इसका तीर भी आपका उल्टा आ जाएगा। जब आपने तीर लगा लिया, फिर इसको आप सॉल्व कर दें। जहाँ से तीर शुरू हुआ है, x/5 बराबर आपके पास क्या आ गया जी, x/5 बराबर आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया जी 12/8। ये ऊपर से शुरू हुआ है 12/8, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, आपके पास आ गया 6/5। 6/5 ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स आपका अकेला रह जाएगा, तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास रहेगा जी 12 × 6 × 8। आप क्या करेंगे, 4 3 बार 12, सॉरी 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 3 3 बार 9। अब आपको 9 बंदे लगाने पड़ेंगे, अब आपको 9 बंदे लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप करते हैं। अब बेसिकली आपका काम क्या, आप तीर लगाने का ही काम है। अगर आपको तीर लगाने आते हैं, आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर जाते हैं। अब चलते हैं जी आपके पास्ट पेपर्स को। अब ये नीचे जो पास्ट पेपर 100 लिखा हुआ है, आपने खुद करना है। ठीक है जी, अब ये जो ASF वाले हैं वो सारे आपको मैं पास्ट पेपर करवा देता हूँ। ये आपके पास आ गया जी, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पास्ट पेपर थे आपके ASF के। क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है जी 8 मेसन 8 मिस्त्री हैं, कंप्लीट 2 रूम्स हैं। 8 मेसन के साथ नंबर आ गया, रूम के साथ नंबर आ गया, इन 20 डेज, डेज के साथ आ गया 20। इफ वर्कर्स इंक्रीज इन टू 10, अब वर्कर्स आपके पास 10 हो गए हैं। हाउ मैनी डेज, डेज आपके पास हाउ मैनी हो गए, द सेम 2 रूम्स, फिर 2 आ गया, विल बी द कंप्लीटेड। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई थी, हमारे पास सबसे पहले मेसन आया जी, मेसन मैंने लिख लिया। फिर मेरे पास रूम्स आया जी, रूम मैंने लिख लिया। फिर मेरे पास डेज आया, मैंने डेज लिख लिया। मेसन मेरे पास 8 थे, फिर रूम मेरे पास 2 थे, और डेज मेरे पास थे 20। ठीक है, अब मेरे पास जो है जी हाउ मैनी डेज, डेज मेरे पास x हो गए, सेम रूम, रूम मेरे पास फिर वही 2 हैं, और उसके बाद आपके पास आ गया जी वर्कर इंक्रीज टू 10, तो वर्कर मेरे पास 10 हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपने याद करनी है, जो चीज़ सेम आ जाए ना, रूम में आपके पास 2 2 सेम आ गए, इसको आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं, ये काट दें, क्योंकि 2/2 एक ही होता है, इसका कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अब आपके पास आ गया मेसन डेज, सिर्फ ये आ गया, ये डे वाला तो आपने तीर ऊपर को लगा दिया सबसे पहले। ठीक है, अब देखें जरा, यहाँ पे आपके पास पहले मिस्त्री 8 थे, अब आपके पास मिस्त्री हो गया 10, ये आपके पास प्लस में चला गया, मीन की चीज़ बढ़ गई है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, अगर 8 बंदे 20 दिनों में काम खत्म करते हैं, अगर 8 बंदे जो हैं 20 दिनों में काम करते हैं, तो बंदे अगर आपके पास 10 हो गए हैं, बंदे आपके पास 10 हो जाएं, तो फिर काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जब बंदे 10 हो गए हैं तो काम आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है, तो ये आपके पास तीर उल्टा आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा ना, क्योंकि जब आपके पास बंदे 8 थे, काम 20 दिनों में खत्म हो रहा था, अब बंदे आपने 10 लगा लिए हैं, तो काम आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो तीर आपके पास आ गया उल्टा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ से तीर शुरू हुआ था, x बटा आपके पास 20 आ गया, बराबर आपके पास आ गया 8/10। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, 20 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 1 बार 10, 10 2 बार 20, 8 2 बार 16। अब आपको ये जो है 16 दिनों में काम आपका खत्म हो जाएगा, 16। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन आपके पास 16 वाला था, या आपके पास ये 16 वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ गया जी। ठीक है जी, ये सी आपके पास करेक्ट आंसर लगा हुआ है। ठीक है, अगला जी 120 मैन है, ये लो जो 120 मैन हो गए, बिल्ड आ बिल्डिंग इन 20 डेज में आ गए, हाउ लॉन्ग इट विल रिक्वायर टू बिल्ड फॉर 80 मैन। अब देखिए मैन आपके पास आ गए और डेज आ गए, मैन आपके पास 120 हैं और डेज आपके पास कितना जी 20 आ गए। अब मैन आपके पास कितने आ गए, 80 आ गए, डेज उसने एक्स कह दिया, ये तीर ऊपर को चला गया। 120 बंदे मिलकर 20 दिनों में काम खत्म करते हैं, वही बंदे अगर 80 रह जाएंगे तो दिन आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, बंदे कम हो गए हैं, दिन आपके पास ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपके पास ये तीर उल्टा हो गया। x बटा आपके पास आएगा 20, बराबर आपके पास आ गया 120/80, 0 0 के साथ काट गया, 20 तो चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 12/8, जरब आपके पास आ गया 20, 4 2 बार 8, 4 5 बार 20, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, 6 5 बार 30, आपके पास आंसर आ गया 30। ठीक है जी, इसका ऑप्शन आपके पास 30 में देख लें, ये 30 बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको जो जो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। अगला जी 20 kg राइस, ये राइस आ गया जी 20 kg, फिनिश 10%, 10 आ गया जी, इन 15 डेज 15 दिन आ गए। तो तीन चीज़ें मेरे पास आ गई, मेरे पास आ गया केजी, राइस मेरे पास आ गए, पर्सन मेरे पास आ गए और डेज मेरे पास आ गए। ठीक है जी, तीन चीज़ें हैं। अब राइस मेरे पास 20 हैं और पर्सन मेरे पास 10 हैं और दिन मेरे पास 15 हैं। इफ 5 पर्सन एडिड, अब 5 बंदे हमने ऐड कर दिए हैं। अगर बंदे हमने 5 ऐड कर दिए इसका मतलब है बंदे आपके पास 15 हो गए। 5 बंदे ऐड हुए हैं ना जी, तो 5 बंदे आपके पास 15 हो गए। इट फिनिश हाउ मैनी डेज, अब डेज मेरे पास एक्स आ गया। ठीक है, और राइस वही रहे हैं। इट का मतलब होता है वही, इट फिनिश वही रहे ना, तो अब राइस मेरे पे 20 किलो के 20 किलो ही रहे, तो ये तो मेरा बराबर दर में एक जैसी चीज़ हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आगे। अगर बंदे मेरे पास 10 हैं तो 15 दिन काम चल जाता है, 15 दिन वो चावल खा लेंगे। ठीक है, अब बंदे मेरे पास 15 हो गए हैं तो दिन मेरे पास काम जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास तीर ऊपर को गया, ये तीर आ गया नीचे को। x बटा 15 बराबर आपके आ जाएगा 10 बटा 15, 15 से काट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 10। अब 10 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या था जी? अगला क्वेश्चन है जी p बटा क्यू बराबर है 7, p बटा क्यू बराबर आपके पास 7 है। फिर कहता है जी p जमा क्यू बटा p माइनस क्यू किसके बराबर होगा? अब देखें p बटा क्यू लिखा हुआ 7 के बराबर है। अब अगर यहाँ भी इधर बटा है ना, उधर भी बटा होना चाहिए था। अब जिस नंबर के नीचे बटा आपको नजर ना आ रहा हो वो बटा आपके पास होता है 1, उसके नीचे आपके पास 1 होता है हमेशा। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर लें। p बराबर आपके पास 7 है, q बराबर आपके पास 1 है। असल में आपके पास p क्या है? p आपके पास 7x है, q आपके पास 1x है। इसका असल नंबर हम ले तो ठीक है, तो हम असल नंबर x ना भी लगाएं, यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अगर जब हमने नंबर निकालना होता है ना, फिर हम x फाइंड करते हैं। यहाँ पे जस्ट हम वो क्या कह रहा है, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू निकाल दो। तो p प्लस क्यू निकाल दो, p आपके पास 7 है, q आपके पास 1 है, तो 7 और 1 आपके पास 8 आ जाएगा। और q और p माइनस क्यू आपके पास 7 में से 1 निकाल दो, 6 आ जाएगा, तो 8 बटा 6। ठीक है जी, आपके पास आ गया जी। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये इसको काट दें, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 4:3 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, 4:3। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये नन लगा था, 4:3 इसका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है जी 2a बराबर है जी आपके पास 3b के होता है जी, और उसके बाद कहता है जी 3b बराबर है 4c के, तो a/b/c निकालो। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रेशो लैदा करनी है। ये 2 रेशो पहले लैदा कर लें, आपके पास आ गया 2a बराबर आ गया 3b। ठीक है, इसमें से रेशो लैदा करें, ये b को इधर लेगा, ये नीचे आ जाएगा, a बटा b बन जाएगा, और 2 उधर ले जाए आपके पास आएगा 3/2। तो अब आपके पास रेशो बन गई a/b, आपके पास बन गई 3/2। a/b आपके पास क्या बन गई? 3/2। अब ये एंड वाले दोनों को अलग कर लें, 3b बराबर है जी 4c के, तो b c इधर ले आए तो b बटा c हो जाएगा, और 3 उधर ले जाए आपके पास आएगा 4/3। ठीक है जी, तो b/c आपके पास आ गई 4/3। ठीक है, तो ये आपके पास 2 रेशोज आ गई। अब दोनों रेशो को आप कंपेयर कर लें, a/b/c ऐसे कर ले। a आपके पास आ गया जी, ए आपके पास आ गया जी 3/2, और उसके बाद आपके पास बी वाला क्या आपके पास आ गया जी 4/3। ठीक है जी, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने इनको आपस में इक्विवेलेंट करना है तो फिर हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले बी आपके पास बराबर है ना, बी आपके पास एक जैसा है, तो नीचे भी आपके पास एक जैसा होना चाहिए। अब इन नीचे एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बी के साथ 2 लगा हुआ है ना, इस 2 को आगे वाली पूरी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस बी के नीचे जो लिखा हुआ है उसको इस वाली रेशो पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 बार 12, 4 2 बार 8, अब 2 को उधर 4 2 बार 8 और 2 3 बार 6। अब 8 8 आपस में बराबर आ जाएगा नीचे, तो फिर ऊपर बी भी नीचे भी बराबर आ गया। जब जो चीज़ें बराबर होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। आपके पास आ गया जी a/b/c, ए आपके पास आ गया जी 12, बी आपके पास 8 आ गया, सी आपके पास आ गया 6। ठीक है, अब ये चूंकि काटी जा रही हैं, 2 से 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 6 बार 12, 6 4 3 आपके पास इसका आंसर आ जाना था। इस तरीके से आपने रेशोज को आपस में कंपेयर करना होता है। रेशोज की कंपैरिजन जब आपने करनी होती है कॉमन रेशोज में, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेते हैं। ये रेशो की हमने टाइप में इसको पढ़ा था, इसको हमने रेशो की टाइप में पढ़ लिया था। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगला हम करते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या था? अगला क्वेश्चन है जी, कहता जी x/y आपके पास 2:1 है, x/y आपके पास आ गया 2:1, x बटा y आपके पास 2/1 आ गया, तो x आपके पास 2 है, y आपके पास 1 है। x बराबर आपके पास 2 है और y आपके पास क्या जी 1 है। कहता है जी x² माइनस वाई स्क्र, x² प्लस वाई स्क्र की रेशो निकालो, x² माइनस वाई स्क्र बटा x² प्लस वाई स्क्र निकालो। तो x आपके पास क्या जी,
एक्स आपके पास आ गया जी 2 है, 2 का मुरब्बा आपके पास 4 आ गया, -1, 1 वाई का स्केयर 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का स्केयर आपके पास 4 आ जाएगा, वाई का +1 आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5, 3/5 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, इसको सीधे आपने इसका आंसर निकाल देना था। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर इन रेशो 1:2 इफ 7 इज एडेड टू बोथ रेशोज बिकम 3:3 ग्रेटेस्ट नंबर। फिर वही काम है, आपके पास 2 नंबर हैं 1:2 में है। ठीक है, नंबर आपके पास है जी उनकी रेशो है 1:2। ठीक है, कहता है इन दोनों में 7 आप ऐड कर दें। अब हमें ये अभी रेशो दी हुई है, नंबर नहीं दिए हुए, इसका नंबर हम निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x, इसका नंबर मेरे पास जाएगा 2x। असल मैं पहले इसका नंबर निकालूंगा, नंबर लगा के दोनों कहता है दोनों में 7 जमा कर दो। दोनों में जब 7 जमा करते हैं तो आपकी रेशो बन जाती है 3:5। ठीक है, x बटा जमा 7/2x जमा 7 बराबर आपके पास है 3/5। ये रेशो की आपकी 28 मैंने पढ़ाई थी। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 5x जमा 5 7 बार 35 बराबर आ जाएगा 3 2 बार 6x जमा 3 7 बार 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 5x उधर चला जाएगा, 6x में से 5x जाके माइनस हो जाएगा और 35 में से 21 आके आपके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 35 में से 21 निकालने आपके पास आ जाएगा जी 14। ठीक है जी, अब x आपका 14 आ गया, तो अब x की वैल्यू जब निकलेंगे, x की वैल्यू निकल आई तो असल आपके नंबर निकल आएंगे। नंबर आपके पास क्या थे 1 और 2x, तो उसमें से वो आपसे ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, तो 2x से 14 से मल्टीप्लाई करने आपके पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, असल नंबर हमने x और 2x से लिख रहे थे ना, x की वैल्यू हमने 14 निकाल लिया, तो ये हमारे पास आएगा 28 आ गया बड़ा नंबर। अगला जी, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 234 और 104, इसके मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है वो, तो 234 और 104 के मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, 234 रेशो x प्रोपोर्शन x, फिर आपके पास आ गया 104। अब हम क्या करेंगे, 234/x बराबर आएगा जी x/104, ये इधर चला जाएगा, 234 ज़रब 104 बराबर है x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इसका मतलब है x स्क्वायर बराबर आ गया जी 234 ज़रब 104। अब हम 234 को 104 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 234 को 104 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 बार 16, 4 3 बार 12 और 1 13, 4 2 बार 8 1 9, ये सब 0 0 आ जाएंगे 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जी, 4 1 बार 4, 3 1 बार 3, 2 1 बार 2, तो 6, उसके बाद आपके पास 3 9 4 13। ठीक है जी, और 3 और 1 4 आ गया 24 336, तो आपके पास आंसर आ गया 24 336। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 24 336, एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया जी 24 336। ठीक है, आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई खाली जगह मैं देख लूँ, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 24 336। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको किसी खाली, हाँ ये आ गया जी, एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 24 336। अब हमने क्या करना है, हमें निकालना है एक्स। ठीक है जी, तो ये दोनों तरफ हमें जजर लेना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर जजर के साथ काट के एक्स बन जाएगा। अब इसका हमें जजर निकालना पड़ेगा, 24 336 का जजर। अब इसका एक तरीका तो ये है, हम क्या करें, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपका था ये वाला था, ये इनमें से देख लें, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 24 336। ये जजर वाले क्वेश्चन का ये भी ट्रिक होती है, क्योंकि जजर का मतलब होता है, जैसे 25 का जजर आपके पास 5 आना आता है ना। ठीक है जी, तो ये 5 को आप अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, दोबारा 25 आना चाहिए। ठीक है, इसका एक तरीका तो यह है कि आप इनमें से देख लें, किसी नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 336 बनता है। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकालना तो आप क्या करें, इसको 24 336 का आप वैसे जजर निकाल लें, आपको जजर भी निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, आपको 24 336 का जजर भी निकालना आना चाहिए। तो ये हम चले, वो पता नहीं कहाँ पे हमने लिखा था, वो थोड़ा सा यहाँ पे किसी साफ जगह पे मैंने इसको लिखने की कोशिश की थी, 24 336 का जजर हमने निकालना था जी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे गया जी, थोड़ा सा उसको, ये लिखा था। ठीक है, अब 24 336 का जजर निकालना अगर आपको आता है तो फिर आसानी से आप निकाल लेते हैं। देखें 24 336 का जजर, क्योंकि जजर के क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात आपसे पूछ लेता है। जब आपने जजर निकालना होता है तो आपने क्या करना है, एंड से जोड़े बनाने होते हैं, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, और ये आपका रह गया अकेला। ठीक है, अब ये जो नंबर है 2 है, 2 को आपने कोई ऐसा नंबर यहाँ पे सोचना है जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, वो 2 है या 2 से छोटा है। अब 1 को सोचते हैं, 1 ज़रब 1 आपके पास 1 होता है, 2 ज़रब 2 आपके पास 4 होता है। हमें तो चाहिए सिर्फ 2 से छोटा, तो भी 1 नहीं आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आ गया, 2 में से 1 निकालने 1 आ गया। अब ये पूरा जोड़ा आप नीचे उतारेंगे 43, और इसको आप क्या करेंगे, डबल करके नीचे लेके आएंगे, 2 आ जाएगा।
अब 2 के साथ कौन सा नंबर मैं यहाँ पे लगाऊं और कौन सा नंबर यहाँ पे लगाऊं, सेम नंबर लगा के, तो 143 है या 143 से छोटा है, यहाँ पे मैं 5 लगाऊंगा। ठीक है जी, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ 125 आ गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको निकालूँ, आपके पास आ गया जी 18 आ गया, इसको हमने निकाला, इसका माइनस किया तो ऊपर से जोड़ा, फिर मैं पूरा उतारूंगा 336। अब ये जो ऊपर आपके पास 15 बना है, इसको हम डबल करके नीचे लेके आएंगे, 30 आ जाएगा। अब 30 के साथ मैं क्या लगाऊं कि यहाँ पे भी वही नंबर लगाऊं और यहाँ पे भी वही नंबर लगाऊं, तो आपके पास 1836 बन जाए। तो आपके एंड पे 6 आ रहा है तो 6 लगा सकते हैं, 6 बार 36 बनेगा। ठीक है, तो ये 306 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 1836 पूरा आ जाता है। तो जो ऊपर बनता है 156, ये आपके पास इसका जजर होता है। ठीक है जी, तो ये जजर निकालने का तरीका हम ये जो है ना, इसको डिटेल के साथ वहाँ पे अलजबरा में भी जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अलजबरा पे जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे इसका टॉपिक होगा हमारा जजर का, तो वहाँ पे भी इसको हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 156 इसका आंसर आना था। इसका आंसर आपके पास क्या आना था जी, 156 आना था। तो इसका आंसर आपके पास था जी, यहाँ पे कहाँ पे था, ये हमारा जो क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, ये था, ये हमने किया, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मीन प्रोपोर्शन ये था। ठीक है, इसका आंसर था 156, तो इनमें से कोई भी 156 नहीं है, तो ये आपके पास नन ऑफ दीज इसका आंसर आना था। अगला जी, एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25। अब 3 बॉयज की एवरेज एज 25 है, उनकी प्रोपोर्शन जो है 3:5:7 है। जो उनकी जो प्रोपोर्शन है, जो उनकी रेशो बनती है 3, 5 और 7 की बनती है। अब तीनों बच्चे जो हैं उनकी रेशो तो बनती है 3:5:7। इनकी ओरिजिनल एज कितनी होगी, 3x, 5x और 7x। असल तो वैल्यू यही होगी x के। अब कहता है उनकी जो एवरेज है वो 25 बनती है। एवरेज का फार्मूला आता है तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है 25। ठीक है, 3 तो जाकर हो जाएगा 75 हो जाएगा। इधर आपके पास आएगा 3 और 5, 8 और 7 15x आ गया। 15x बराबर 75 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 75/15, तो 15 5 बार 75, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। जब x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है, इसका मतलब आ गया कि हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू 3x की आ जाएगी 5 3 बार 15, और 5x की आ जाएगी 5 5 बार 25, 7x आ जाएगी 5 7 5 बार 35। तो सबसे छोटे की उसने उम्र पूछी, यंगेस्ट की, तो उसकी एज आ जाएगी 15 साल। सबसे छोटे की आ जाएगी 15 साल। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये कहता है रेशो निकालें 60 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। 60 सेंटीमीटर की रेशो निकालें 1 मीटर से। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन बुनियादी हमने पढ़ा था कि हम हमारे जो यूनिट सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या यहाँ मीटर है तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए, आपके यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये 60 सेंटीमीटर है, रेशो आपके पास 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब तक हम एक जैसे नहीं करेंगे तब तक इनकी रेशो नहीं निकाल सकते। अब 60 को आप इसके साथ इसको कर दें, 60/100 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 के साथ काट गया, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, तो आपके रेशो आ गई 3/5, यानी कि 3:5 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, 3:5 आपका आंसर आ जाना था। तो ये आपके पास 3:5, ये ए वाला ये ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है जी, अगला आपके पास आ गया जी, कहते हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग में फर्क क्या होता है, ये आपने याद कर लेना। एक होता है किसी को डिग्रेड करना। डिग्रेड का क्या मतलब होता है, किसी को इज्जत को कम करना। तो डिसेंडिंग, डी जब वहां पर डी होता है ऊपर से नीचे लेके आना, और असेंडिंग होता है ASCENDING, असेंडिंग नीचे से ऊपर को लेके जाना। ठीक है, तो डिसेंडिंग डिग्रेड करना, ऊपर से नीचे किसी को लेके आना। इसका मतलब है कि हमने ये इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि मीन के सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। हमने ऐसे लिखना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इनके हमने वैल्यूज निकालेंगे। 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का मतलब होता है 3 अंदर 4 बाहर। ऊपर वाला हमने अंदर रखना होता है, नीचे वाला हमने बाहर रखना होता है। ठीक है, तो 3 को 4 से डिवाइड करें तो नहीं निकल रहा, तो हम इशारिया लगाएंगे। इशारिया लगा के यहाँ पे नीचे 4 0 अपने पास से लगा लेते हैं। यही इशारिया करने का तरीका होता है। आप कहेंगे 4 को 30 के 4 7 बार 28। ठीक है जी, क्या बच गया, 2 बच गया, ऊपर से 0 उतारा, 4 5 बार 20, तो आपके पास आंसर आ गया जी 0.75। तो ये 0.75 इसका आंसर आ गया। तो 3/4 का तो आपके पास आ गया 0.75। ठीक है, अब 4/9, 5/9 का भी निकाल लेते हैं, 5 अंदर 9 बाहर। ठीक है जी, इशारिया लगाएं, 4 0 आपस अपने पास से लगा लें। ठीक है जी, अब इशारिया लगा के आपके पास क्या आ गया जी, 9 5 बार 45। ठीक है जी, 5 बच गया, फिर 0 करा, 5 5 9 5 बार 45, फिर 5 बच गया, फिर 0, तो ये आपके पास आ गया 0.55। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0.55। अब 7/12 की निकाल लेते हैं, 7 अंदर 12 बाहर। हम शारिया लगा के 0 शारिया लगाएंगे तो नीचे 0 4 0 लगा लेंगे अपने पास से। ठीक है,
12 6 बार 72 होता है, 12 5 बार 60 निकलेगा। ठीक है जी, 10 बच गया, ऊपर से 0 उतारेंगे, 12 8 बार आपके पास 96 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 12 3 बार 36 तो 0.56 आ गया, 0.58 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.58। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा आया? 0.7 वाला सबसे बड़ा आ गया, 0.58 वाला छोटा उससे आया, 0.55 वाला उसके बाद आ गया। तो सबसे पहले ये नंबर लिखा जाएगा, फिर नंबर ये लिखा जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर ये नंबर आएगा। ठीक है जी, तो 3/4 तो 7/12 और 5/9 आपके पास इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास ये है जी। तो ये इसका आंसर क्या लगा हुआ है आपका? इसका आंसर लगा हुआ है जी, आंसर यहाँ पे इसका आंसर लगा हुआ है जी सी वाला। तो ये आपके पास आ गया 3/4 पहले, 7/12 12 और 5/9 एंड पे। ठीक है, तो यही आप इसका करेक्ट आंसर भी यही बना है, हमने जिसको कैलकुलेट किया है। तो ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है जी मीन प्रपोर्शन हो गया जी, ये हो गया। ये ऐसे कहता है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 4/16, 5/16, 9/16, 4/16, 5/16 और 9/16। जब नीचे वाले सारे एक जैसे होते हैं ना, जब नीचे वाले सारे एक जैसे होते हैं तो आपस में कट कुट जाते हैं। तो अब ये सिंपल ऊपर ही आप देख लें, तो सबसे बड़ा 9/16 आ जाएगा। अगर नीचे वाले अलग अलग होंगे फिर सबको हमने कैलकुलेट करना होता है। फिर कहता है जी इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 5/8, आपके 7/16, फिर आ गया जी 10/32। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा। अब देखिए नीचे आपके पास अलग आ गया, अब इन सबको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5/8 कर लें जी। ठीक है जी, शारिया लगा के 4 0 लगा लें, 8 6 बार 48। ठीक है जी, 2 बच गया। ठीक है जी, 8 2 बार 16। ठीक है जी, आपके पास 4 बच गया, तो 8 5 बार 40 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास 0.625, इसका आ गया 0.625। ठीक है जी, अब 7/16 का भी निकाल लेते हैं, 7 अंदर 16 बाहर। ठीक है जी, शारिया लगा के 4 0 नीचे लगा लें। ठीक है जी, तो 16 को 16 3 बार आपके पास 48 आ गया। ठीक है जी, 16 4 बार करेंगे, 16 4 बार 64 आ गया, 16 4 बार 64। ठीक है, 6 बच गया, फिर 0 बच गया, और 16 अब 3 बार 48 आ जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 0.43 आ गया। तो इसका आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.43। तो इसका आपके पास आ गया 0.43। 7/16 का 0.43 आ गया। 5/8 का क्या था? 0.725 आया था। इसी तरीके से 10/32 का निकाल लेंगे। 10/32 का निकालें तो आपके पास 10 अंदर 32 बाहर। ठीक है जी, शारिया लगा कर 4 0 लगा लिए, 100 बन गया, 32 3 बार आपके पास आ गया 96। तो ये तो 0.3 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो पहले वाला सबसे बड़ा था, एक 0.4 आ रहा है, एक 0.6 आ रहा है, एक 0.3 आ रहा है, तो 0.6 वाला सबसे आपका बड़ा आ जाएगा। ठीक है जी, अगला आपके पास क्या आ गया जी? अगला आ गया इफ 12 मैन डू अ वर्क इन 8 डेज, हाउ मेनी डेज 16 मैन इन टू डू। ये बिल्कुल सिंपल वही आप कर लेंगे तीर लगा के। अब कहता है जी A/B बराबर है 2/3। अब B C रेशो 4/3 है, A और C निकाल लें। A/B आपके पास है जी 2/3 है। ठीक है, और B/C आपके पास क्या है? 4/5 है। ए और सी निकालो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको अपन से ऊपर बी भी बराबर है ना दरमियान में, हमने नीचे वाला भी बराबर करने हैं। नीचे वाला बराबर करने के लिए ये जो 4 है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, और इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 बार 12, 3 5 बार 15, 12 बार आपस में बराबर आ गए नीचे। तो आपके पास आ गया जी 8 12 और 15। ठीक है, अब हमारे पास ये ए है, ये बी और सी है, तो उसने हमसे ए और सी निकाल मांगा है। 8 और 15 आपके पास आंसर आ जाएगा 8 और 15। ए और सी का आपस में क्या आ गया जी 8 और 15 आ गया। इस तरीके से आप इनको इक्वल करके इसमें से आप वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 3 5 टू मेक इट 5 और 6। कहता है जी ये जो रेशो है ना आपके पास 3 और 5 की रेशो है, इन दोनों नंबर में क्या जमा करें तो आपकी रेशो 5 और 6 बन जाए। तो रेशो आपके पास 3 और 5 असल नंबर मेरे पास 3x और मेरे पास 5x है, दोनों में हम क्या जमा करें, तो आपके पास रेशो आपके पास क्या बन जाए जी, आपके पास 5 और 6 बन जाए। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ जी, आपके पास जो है जी वो टी ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास टी है तो उधर आपके पास बन गया 5/6। ठीक है जी, इसमें मैं क्या ऐड करूं तो आपकी रेशो 5 और 6 बन जाए। ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है जी, इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ना 3x और 5x, मैं कहता हूं मेरा x यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर 3 और 5 ही आ जाएंगे। तो कहता है इन 3 और 5 में क्या जमा करें तो आपकी रेशो जो है 5 और 6 बन जाए। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं दोनों में टी जमा कर लेता हूँ, टी जमा कर लूँ, ए कर लूँ, बी जो मर्जी इसका नाम रख लें, चलें ए रख लें। ठीक है, ए कर रख लेते हैं। अब इसको आप क्या कर दें, इधर चला जाएगा 3 6 बार 18 जमा आपके पास 6a बराबर आपके पास 5 3 बार 15 माइनस 5a। ठीक है जी, तो ए 6a माइनस 5a लैदा हो जाएगा, और 18 में उधर आपके पास चला जाएगा। ठीक है जी, तो 18 में से 15 निकलेगा, पास 3 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3। मीन के दोनों में अब 3 जमा करें तो आपकी रेशो जो है वो 5/6 बन जाती है। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया जी
ये हो गया क्वेश्चन आपका, कहाँ पे गया जी? ये क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर बी लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, ठीक है। 7 आना चाहिए, तो हम कर लेते हैं। आपके पास नंबर है जी 3 और 5, 3 में भी एक्स जमा करें, 5 में भी एक्स जमा करें, तो आंसर आपके पास आता है 5/6 आता है, ठीक है जी। 3 6 12 18 जमा 6x बराबर आपके पास आ गया 5 5 बार 25 बनता है जी, सॉरी मैं 15 बना गया था, 25x, ठीक है जी। 25 जमा आपके पास आ गया जी 5x, ठीक है। वो 15 इसी वजह से वो 3 हो गया था, ठीक है। अब 5 इधर आकर मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 18 में से 25 में 18 निकाला, आपके पास आंसर आएगा 7, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका आंसर 7 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी? अगला जी, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2, वन इज ओल्डर देन अदर बाय 5 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट? क्या मतलब है? कहता है दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एज है ना, उसकी रेशियो आपस में 3 और रेशियो 2 की बनती है, ठीक है। उनकी रेशियो आपके पास 3 और 2 की है। असल उम्र आपके पास क्या आ गई? 3x और 2x आ गई। असल उम्र आपके पास 3x और 2x आ गई, क्योंकि हमने असल नंबर x के साथ निकलता है। वन इज ओल्डर देन अदर बाय 5 ईयर, कहता है जो बड़ा है, छोटे से 5 साल बड़ा है, इसका मतलब है बड़े में से छोटे की उम्र को माइनस करें तो आपके पास आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है जी। अब 3 में से 2x निकलेगा, आपके पास x जाएगा, x बराबर आपके पास 5 आ गया। अगर x आपके पास 5 आया तो 3x बराबर आ गया 15, 2x बराबर आ गया 10। जो पहले बड़े की उम्र 15 साल है, छोटे की उम्र आपके पास 10 साल है। इस तरीके से आप, उसने क्या पूछा? छोटे की उम्र पूछी है, छोटे की उम्र 10 साल आ गई है। अगला क्वेश्चन है जी, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.25 0.05, 0.25 और 0.04, हाँ 0.04, इसका मीन प्रोपोर्शन कहता है निकालो। तो फिर वही काम आपने करना है, 0.25 रेशियो आपके पास x, फिर आपके पास प्रोपोर्शन भी x, फिर आपके पास 0.04 आपके पास एंड पे चला जाएगा, यही है। हाँ, अब आपने क्या करना है, ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे करेंगे ना, 0.25 बटा x आ जाएगा, उधर x बटा 0.04, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई पर 0.04। अब इसमें दो चीज़ें उसने आपसे पूछने की कोशिश की है। एक तो आपको डेसिमल वाली ज़रब आनी चाहिए, दूसरा आपको इसका जज़र भी लेना आना चाहिए। अब 0.25 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है हमने। आप समझें इशारिया कोई नहीं है, अगर शारिया नहीं है तो 0.25 का मतलब 25 आ गया, 0.04 का मतलब 4 आ गया, ठीक है। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 25 4 बार 100 आता है। जब आप आंसर निकालना है, फिर आप इशारिया गिन के लगा दें। पहली रकम है इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, दूसरी रकम है भी इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, 2 और 2 आपके पास 4 आ गए। इसका मतलब है हमारे आंसर में भी इशारिये से बाद 4 रकमें आनी चाहिए। 1 2 3 और 4 पूरी अपने पास 0 लगा के, तो आपके पास आंसर आ गया 0.01। ये इशारिया स्टार्ट पे 0 लगाएं ताकि इशारिया आपका प्रोमिनेंट हो जाए। 0.01 आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 0.01। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ गया जी? 0.01। तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया जी 0.01। अब हमने इनका जदर लेना है, ये एक्स का जदर काट के बाहर आ जाएगा। 0.01 का जदर जब हमने लेना है तो हमने एंड से शुरू करना है। ये आपके पास ये इसका जोड़ा लगा दिया, इसका जोड़ा 0 का 0 का 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया, ठीक है जी। ऊपर अब शारिया जहाँ पे शारिया जब शारिया ऊपर चला गया, अब नीचे और ये जोड़ा पूरा नीचे उतारेंगे, ये 0 1 आ गया। इस 0 को डबल करके लिखें, 0 का डबल भी 0 ही होता है। अब किसके साथ 0 का मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास अंदर 1 आ जाए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आ जाता, तो आपके पास आंसर आ गया 0.1, ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.1। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे जी, इसका आंसर निकाल देंगे 0.1। ये आपके पास हो गया जी। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है जी? ये है जी आखिरी क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 9:4। इफ ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 15% देन हिज टोटल सैलरी बिकम 5175। कहता है जी ए और बी की रेशियो जो है ना वो 9:4 है। ए की जो सैलरी है ना वो 15% बढ़ जाए ना, तो फिर कुल मिलाकर उसकी सैलरी इतनी बन जाती है। इसका मतलब है ए की जो टोटल सैलरी है वो आपके पास कितनी है जी? 9x है, 9x है। और बी की वैल्यू कितनी है जी? 4x है, ठीक है। अब जो आपके पास 9x है और उसकी आपके पास 4x है, कहता है जी 9x है ना, इसको 15% इंक्रीज जब करते हैं ना, अगर तो सीधा कहता कि ए की सैलरी इतनी है तो हमने क्या करना था, 9 को तो जाकर डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकाल के बी की वैल्यू निकालनी थी। अब कहता है जो 9x है ना, इसका 15% जब इंक्रीज करते हैं तो फिर वही 5175 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 9x को पहले 15% इंक्रीज करेंगे। जब 9x को 15% इंक्रीज करते हैं तो मेरे आपके पास बन जाता है 115%। 115% ऑफ 9x बराबर आपके पास आ गया 5175, ठीक है। अब 115/100, क्योंकि आपने परसेंटेज कर ली ऑलरेडी, जरब आपके पास आ गया 9x बराबर आ गया 175। ये परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब आप क्या इसको काट लें, ठीक है जी। आप क्या करेंगे जी, इसको 5 से 5 20 बार 100 और 5 23 बार 115, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी 23/20 ज़रब आपके पास आ गया 9x बराबर आपके पास आ गया 5175, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, x हमने निकालना है, x बराबर आ गया जी 5175 और उसके बाद 23 नीचे आ जाएगा और 9 भी नीचे आ जाएगा और 20 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास x आ गया, ठीक है जी। तो x बराबर आ गया जी, आप 23 को 5175 से काट दें, 23 एक बार 23 दो बार आपके पास 46 आ गया, 46 और 5 बच गया जी, तो 57 बन जाएगा। फिर आपके पास 2 आ गया, तो फिर आपके पास आ गया जी ये 57 में से 46 निकल गए, फिर 11, तो आपके पास आ गया 5 से 115 बन जाएगी। इसको 5175 को 23 से काट के देख रहे हैं 225 ही बनता है, ठीक है। ज़रब आपके पास 20 है, ठीक है जी। ज़रब आपके पास आ गया 225, ज़रब आपका 20 आ गया, नीचे आपके पास आ गया 9, ठीक है। आप इसको मजीद इसको सिंपलीफाई कर लें, आप इसको मजीद से 3 बार 9, 3 7 बार 21 और 3 5 बार 15, 3 1 बार 3 15 5 15 3 बार 75, सॉरी 3 1 बार 3 25 3 बार 75, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया जी 500 आ गया, आपके पास आ गया 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया जी 500। तो x का आपके पास आ गया जी 500। अगर x आपके पास 500 आया है, अगर आपके पास x जो है वो 500 आया है, तो फिर a की सैलरी कितनी होगी, a की सैलरी 9x है ना, तो आपके पास 9 5 बार 4500 आ गया, और b की सैलरी 4x है तो 4 5 बार 20 2000 आ गई। तो b की वैल्यू उसने पूछी थी, वो b की वैल्यू आपके पास आ गई 2000। इस तरीके से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। अगर ये अभी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और नीचे जो आपको दिए हैं वो भी सारे कर लेते हैं, जो उसके प्रैक्टिस दिए हुए हैं पास्ट पेपर के 100 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है, यह कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला रेशियो प्रोपोर्शन आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद आपका अलजबरा रह गया है, अलजबरा के आपके हो जाएंगे जी 3 लेक्चर इंशाल्लाह होंगे अलजबरा के। टोटल 6 में हमने मैथ मुकम्मल करना है ASF का, तो 3 लेक्चर अलजबरा के होंगे, तो जो आपका ये सारे का सारा मैथ कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट शुरू करें।